Hello everyone, welcome to the lecture number 2 for class 7th where we are discussing chapter motion. So I hope all of you are doing really good. So my name is Nikhil and I welcome you all to the second lecture for class 7th and जो कि हम लोग अपने chapter motion को continue करेंगे. तो motion जो है वो हमारा chapter number 1 है अपने class 7th के syllabus का पहला chapter है जिसमें हम लोग time और measurement of time and motion की बात करते हैं. चैप्टर का जो पूरा टाइटल है, इफ यू सी द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन. तो मेजरमेंट ऑफ टाइम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया, जिसमें हमने ये देखा कि टाइम क्या होता है, टाइम को मेजर करने की जो डिवाइसेस थी एंशिएंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में, वो क्या क्या है. फिर हमने ये भी समझा था कि टाइम जो है वो उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब कन्वर्जन फैक्टर्स हमने देखा था, है ना, यूनिट्स ऑफ टाइम हमने पढ़ा था. तो ये सारा हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर लिया है. अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओ और उस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको क्लास 7 साइंस का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट, आपको मतलब इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा वहाँ पे. तो आप मेक श्योर यू गो थ्रू दैट ताकि आपको आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. हालांकि पहले लेक्चर का इस लेक्चर से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट फिर भी अगर आप उसमें मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में समझना चाहते हो तो आप उसको लेक्चर को देख सकते हो. राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मेजरमेंट ही मोशन में जो हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम. इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और एट द एंड ऑफ द लेक्चर, लाइक ऑलमोस्ट एट द हाफ ऑफ द लेक्चर के बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे. तो क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, जो भी आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा. So to understand the complete concept, it is important to understand the theory, and then the second thing is that once you understood the theory, एक बार आप theory पढ़ लेते हो, theory समझ जाते हो, तो it is important to apply the theory in questions. जब तक आप questions नहीं solve करोगे तब तक theory का जो पूरा logic है वो clear नहीं होगा. तो theory पढ़ना जरूरी है. theory पढ़ने के बाद questions को करना भी उतना ही important है जितना theory को समझना important है. राइट, क्योंकि कंप्लीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वहीं से आता है जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं थ्योरी को पढ़ने के बाद. सो आज का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वांटिटी से, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. राइट, अब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है. तो जैसे हमने अपने डे टू डे लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है, मोशन कहने का मतलब जब वो मूवमेंट कर रहा होता है, जब वो मूव करता होता है, तो मूव करते समय वो क्या करता है, अपने पोजीशंस को बदलता है. कभी वो एक जगह पे था, फिर दूसरे जगह में, आप दूसरे पल देखोगे तो वो कहीं और पहुंचेगा, फिर तीसरे टाइम पे आप देखोगे वो कहीं और पहुंचा रहेगा. इस तरीके से क्या है, टाइम के साथ उसका जो पोजीशन है वो बदल रहा है. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर एक पोजीशन से, एक जगह से चलना शुरू करता है और वो चलते चलते कहीं दूसरी जगह पहुँचता है, तो जिस रास्ते से होके वो गया है ना, जिस रास्ते से भी होके वो वहाँ से वहाँ पहुँचता है, उस केस में जो उस रास्ते की टोटल लंबाई होती है, यानी कि वो कितना चला, दैट पार्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस का सिंपल सा मतलब क्या है, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस. सो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को अपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वर्ड्स में अगर डिफाइन करें तो डिस्टेंस का क्या मतलब होता है. डिस्टेंस इज बेसिकली, अगर डिस्टेंस के हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा, द लेंथ ऑफ द path taken by the object during the motion is called distance. ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज बेसिकली एक लेंथ है, जो कि हम लोग किस चीज की लेंथ की बात करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है जब वो मोशन में था तो वो ऑब्जेक्ट जिस रास्ते से होके गया होगा, है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह किसी रास्ते से होके गया होगा, तो उस रास्ते की जो टोटल लेंथ होती है, उस रास्ते की जो टोटल लंबाई होगी, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना डिस्टेंस कहते हैं. करेक्ट. तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन. ऑब्वियसली बात है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तभी वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. अगर ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुका हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे रुकूँ, तो अगर मेरे पोजीशंस में चेंजेस नहीं आ रही है तो मैं तो रेस्ट पे हूँ, तो उस केस में फिर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं करते. डिस्टेंस कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन करना शुरू करेगा, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन,
दूसरे पोजीशन से वो तीसरे पोजीशन पे चलेगा, तब उसके बीच में क्या होगा, वो लेंथ कवर कर रहा होगा, है ना। तो लेंथ को जब हम लोग यानी कि जो पाथ है जिसके अलॉन्ग वो चला, उस पाथ की लेंथ को अगर हम लोग मेजर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब जब हम लोग मेजरमेंट की बात करते हैं तो क्योंकि हम लोग पाथ के लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो जब भी किसी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो वन ऑफ द थिंग इज कि वो फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब तो डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, बट ये जो क्वांटिटी है वो लेंथ मेजर कर रहे हैं ना हम लोग। डिस्टेंस का मतलब क्या समझते हैं, लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ का लेंथ कितना। तो जब हम लोग पाथ के लेंथ को मेजर करेंगे तो मेजर करते समय हमें यहाँ पे कुछ तो वैल्यू बताना होगा ना। जैसे मान लो अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक रोड पे चला, रोड पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा, तो उस रोड पे चला जब वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, तो कितना लेंथ उसने कवर किया, तो उसको जब हम लोग मेजर करते हैं तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जांपल के तौर पे हाफ किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, जितना भी वो पाथ कवर कर रहा है उसको हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। तो मेजर करते समय हम लोग यहाँ पे क्या बताते हैं, एक नंबर बताते हैं और उस नंबर के साथ एक यूनिट आता है, तो दैट इज हाउ वी मेजर द डिस्टेंस, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस के मेजरमेंट की बात करें तो डिस्टेंस को हम लोग जब मेजर करते हैं तो उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है, तो यहाँ पे यूनिट्स बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। आपको ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, इट विल बी मीटर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर m से, करेक्ट। तो मीटर का स्पेलिंग क्या है, METRE, मीटर, एंड वी डिनोट इट विद द सिंबल m। बट इसके अदर यूनिट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्टेंस को सिर्फ मीटर में ही मेजर करेंगे। अदर यूनिट्स क्या क्या है, यानी कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में और भी बहुत सारे यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे किलोमीटर का यूज़ करते हैं, राइट, वी यूज़ किलोमीटर, वी यूज़ फीट, वी यूज़ यार्ड, एटसेट्रा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स को यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट की बात करें तो वो क्या है, मीटर। तो किसी भी क्वांटिटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो फिक्स होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, बट उसके अदर यूनिट्स भी पॉसिबल है। अदर यूनिट्स में क्या क्या आ जाएंगे, तो अदर यूनिट्स में किलोमीटर आ जाएगा, अदर यूनिट्स में फीट आ जाएगा, यार्ड आ जाएगा, इंच आ जाएगा, सेंटीमीटर, बहुत सारे आ जाएंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं यहाँ पे मीटर को ऐसा यूनिट में लिखना फॉर डिस्टेंस, राइट। अब अगर बात करें कि डिस्टेंस हम लोग मेजर कैसे करेंगे, जैसे मान लो आप जब कार चलाते हो तो कार चलाते समय आप कैसे मेजर करोगे कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होती है, उस डिवाइस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड ओडोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस, ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या डिवाइस यूज करते हैं, इज कॉल्ड द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज कॉल्ड, व्हाट डू वी कॉल दैट, दैट इज कॉल्ड एन ओडोमीटर। सो ODOMETER, ओडोमीटर। सो ओडोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। अगर आपने देखा होगा कार में जो डैशबोर्ड होता है, जहाँ पे स्टीयरिंग व्हील होती है, उसके पीछे जो बहुत सारे मीटर्स लगे होते हैं, उसमें एक छोटा सा एक और मीटर होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, है ना। जो जैसे जैसे कार ट्रैवल करता है वो नंबर्स बढ़ते रहते हैं, तो दैट इज द ओडोमीटर, वो ओडोमीटर है। तो ओडोमीटर का काम क्या है, ओडोमीटर का काम है कितना डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उसको मेजर करना, है ना। जैसे अगर हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं तो जर्नी को स्टार्ट करते समय हम लोग रीडिंग को देखते हैं कि कितना रीडिंग है, और जर्नी को खत्म करने के बाद हम लोग फिर से रीडिंग चेक करते हैं, तो दोनों रीडिंग के बीच में जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस विल गिव यू द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट यू हैव ट्रैवल्ड थ्रू दैट व्हीकल, है ना। उस व्हीकल को यूज करके आपने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो पता चल जाएगा। जैसे अगर हम लोग ये माने एक एग्जाम्पल के तौर पर कि सपोज कोई एक पर्सन है जिसने कार चलाना शुरू किया और जर्नी के शुरू में उसने ओडोमीटर के रीडिंग को देखा, ठीक है। तो रीडिंग एट द स्टार्ट मान लेते हैं कि जो रीडिंग है शुरुआत में वो कितनी है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वो रीडिंग 8000 और जनरली किलोमीटर्स में होता है, तो 8000 किलोमीटर का रीडिंग हमें शो करना था एट द स्टार्ट। अब जैसे ही वो अपने जर्नी को ख़त्म करता है तो रीडिंग उसने चेक किया एट द एंड, तो जर्नी खत्म करने के बाद जब उसने देखा तो उसमें जो रीडिंग दिखा रही थी वो दिखा रही थी 8040 किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखो
यहाँ पे अगर हमें ये पता करना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रीडिंग्स। तो 8040 में से अगर आप 8000 को माइनस करोगे, सो दैट विल कम आउट टू बी अराउंड 40 किलोमीटर्स, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। सो दिस इज हाउ वी मेजर द डिस्टेंस यूजिंग द ओडोमीटर, राइट। तो दिस एग्जांपल आई होप यू आर क्लियर विद इट, राइट। तो इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर है कि हमें डिस्टेंस को कैसे मेजर करना होता है, राइट। सो लेट्स नॉट पुट अ बॉक्स ऑन दिस। Okay, so I hope all of you are clear with it, right? Now let me know if you have any doubts so far. So we will discuss. You can put it in the comment box, and we will. I will try to reply on that, right? I hope doubt तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे भी फिलहाल क्या डिस्कस किया कि डिस्टेंस क्या होती है, फिर डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, और ऐसा यूनिट क्या है और अदर यूनिट्स क्या क्या है, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि हाँ डिस्टेंस अगर हम लोग मेजर करते हैं तो किस डिवाइस से करते हैं, तो डिवाइस का नाम क्या है, ओडोमीटर है। और एक एग्जांपल से मैंने आपको शो किया कि हाँ किस तरीके से हम लोग ओडोमीटर को रीड करते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, करेक्ट। नाउ विद दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्पीड। नाउ स्पीड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्पीड क्या होता है। जैसे स्पीड का जो बेसिक आइडिया हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में लगाते हैं, वो क्या देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितना तेज मूव कर रहा है या कितना धीरे मूव कर रहा है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो, राइट। तो द फास्टनेस or the slowness, the fastness and the slowness of an object is generally we perceive as a speed, है ना। वो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में स्पीड के फॉर्म में हम लोग उसको मेजर करते हैं, है ना। स्पीड का जनरल आइडिया तो यही है कि कोई कितना तेज मूव कर रहा है, कोई कितना धीरे मूव कर रहा है, बट एक्चुअल में जो स्पीड है वो क्या है। तो अगर हम लोग स्पीड को डिफाइन करें अपने क्लास 7 के स्टैंडर्ड के लेवल पे, है ना, जिससे कि हमें स्पीड का रिलेशन बाकी दोनों से भी पता चल जाए, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के साथ क्या रिलेशन आता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने स्पीड की, तो स्पीड को यहाँ पे हम लोग दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक जो जनरल आइडिया हम लोग यहाँ पे परसीव करते हैं स्पीड के बारे में, और एक हम लोग जो देखते हैं कि स्पीड एक्चुअल में यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं तो फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम लोग यहाँ पे निकालना चाहें तो क्या होता है वहाँ पे स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्पीड की बात करें तो क्या है, स्पीड इज द आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो वी कैन सिंपली से द फास्टनेस or the slowness of an object of an the fastness or the slowness of an object is known as speed। तो ये तो हो गया हमारा एक डेफिनेशन स्पीड के बारे में, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जनरली परसीव करते हैं स्पीड को इस तरीके से। इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन और हम लोग अगर बनाएं तो इसका एक और प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग ये बना सकते हैं, दैट इट इज द रेशियो ऑफ, या हम लोग इसको ऐसा लिखें, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by an object in a given interval of time, is known as speed। यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जब वो मोशन कर रहा होता है तो मोशन करते समय वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, राइट, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पीड, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप इससे एक आइडिया लगा सकते हो, सपोज करो हमारे पास एक टाइम इंटरवल है और उस टाइम इंटरवल में एक ऑब्जेक्ट जो है वो लेट से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो लेट से 900 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि किसने ज़्यादा ट्रैवल किया, दोनों को टाइम सेम दिया गया, बट एक पर्सन ने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे पर्सन ने 900 मीटर ही ट्रैवल किया। तो जो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका स्पीड उतना ज़्यादा होगा, जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसका स्पीड कम होगा। तो इसका एक आइडिया लग रहा है हमें कि जो स्पीड हम लोग जनरली मेजर करते हैं वो डिस्टेंस और टाइम के बेसिस पे मेजर करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है फॉर द स्पीड, और वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। डिस्टेंस इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया और कितने टाइम में आपने ट्रैवल किया, ठीक है। तो दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ स्पीड। सो ये हमारे पास क्या आ गया, स्पीड का एक फॉर्मूला
आ गया है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, अब हम लोग अगर इस फॉर्मूले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप मुझे बताओ कि जो स्पीड है वो किस तरह का क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्पीड है उसको मेजर करने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों का हेल्प लेना पड़ता है। तो वी कैन सिंपली से दैट इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। आपने पढ़ रखा है ना, क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल एंड डिराइव। तो डिराइव क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि दूसरों पर डिपेंड करें। तो इट इज़ अ डिराइव क्वांटिटी, ये हमारा पहला पॉइंट है स्पीड के बारे में। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप देख सकते हो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकेंड। तो दैट गिव्स यू द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड एज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड will be मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड। इसके साथ साथ अगर स्पीड को हम लोग मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास वो डिवाइस कौन सा है जिससे हम लोग स्पीड को मेजर करते हैं। तो द डिवाइस दैट इज यूज्ड, डिवाइस which is used to measure speed is called, आई होप आप सबको पता भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पीडोमीटर, राइट। सो स्पीडोमीटर कहाँ होता है, आप देखोगे तो वही जो व्हीकल्स होते हैं उसके डैशबोर्ड पे आप देखोगे स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो सर्कुलर सा ऐसा कुछ जिस पे नंबर्स लिखे होते हैं और वो जो इंडिकेटर है वो मूव करता रहता है, वो हमें बताता है कि स्पीडोमीटर, मतलब उसको हम लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। और स्पीडोमीटर हमें क्या बताता है, स्पीडोमीटर हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो व्हीकल है वो किस स्पीड से चल रहा है ना, यानी कि उसकी स्पीड की बात करते हैं हम लोग। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड इज बेसिकली द आइडिया ऑफ फास्टनेस और स्लोनेस, हाउ फास्ट और हाउ स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज द आइडिया ऑफ स्पीड। But generally, how do we define speed? So speed is the distance traveled by an object in a given interval of time. Speed is the distance traveled by an object in a given interval of time. एक certain time अगर किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाए तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है उसको हम लोग स्पीड कहते हैं, राइट। तो अगर टाइम को फिक्स कर दिया जाए तो आप देख सकते हो डिस्टेंस स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो अगर हम लोग टाइम को फिक्स करें तो स्पीड ज़्यादा होगा जब डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, अगर डिस्टेंस कम ट्रैवल करेंगे तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि ये स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है इसलिए क्या है, ये एक डिराइव क्वांटिटी है जिसके यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है और उसको मेजर करने वाला जो डिवाइस है हमारे पास दैट इज द स्पीडोमीटर। सो आई होप आप सबको यहाँ पे स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, राइट। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ऑफ टाइम, जो कि टाइम के बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में कवर किया है। तो टाइम के बारे में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस ना करते हैं, हम लोग सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि टाइम क्या है। टाइम इज बेसिकली द ड्यूरेशन बिटवीन और द इंटरवल बिटवीन एनी टू इवेंट्स, किसी भी दो इवेंट के बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग टाइम कहते हैं। टाइम के यूनिट्स क्या क्या होते हैं, तो ऐसा यूनिट की बात करें तो वो होता है सेकंड, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अदर यूनिट्स हैं जैसे हम लोग टाइम को आवर में मेजर करते हैं, हम लोग टाइम को मिनट्स में मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो जैसे स्पीड का जो ऐसा यूनिट हमने यहाँ पे लिखा है वो मीटर पर सेकेंड लिखा है, बट ऐसा नहीं कि हम लोग स्पीड को सिर्फ मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, हम लोग स्पीड को किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, है ना, मीटर पर मिनट, फीट पर सेकेंड, बहुत सारे यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस यूनिट में आपको मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे यूनिट्स वो अलग अलग लिख सकते हैं। बट अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज फिक्स्ड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको आंसर क्या बताना है, मीटर पर सेकेंड बताना है, करेक्ट। सो आई होप आप सबको टाइम का भी आइडिया क्लियर है। टाइम क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे जल्दी से इसके बारे में लिख लें तो टाइम के बारे में हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन अगर बताएं, फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन। सो इट इज बेसिकली द ड्यूरेशन between any two events is known as टाइम, राइट। और टाइम के अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें तो क्या क्या यूनिट्स होती हैं टाइम की, तो ऐसा यूनिट की अगर हम लोग बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, टाइम इज सेकेंड। और आप जब भी देखोगे तो सेकेंड जब भी हम लोग सिंबल्स में लिखते हैं तो हम लोग हमेशा एस लिखते हैं। आप कभी भी SEC लिखोगे तो ये गलत होगा, ठीक है, SEC कभी नहीं लिखेंगे। शॉर्ट में अगर लिख रहे हो तो हमेशा सेकेंड लिखेंगे और स्मॉल s से ही डिनोट करेंगे, दैट इज वन थिंग।
बट अगर अदर यूनिट्स की बात करें, और क्या क्या यूनिट्स हैं यहाँ पे टाइम की, तो अदर यूनिट्स लाइक अदर यूनिट्स इन्वॉल्व आवर। आवर मतलब हम लोग इसको जनरली अगर हम लोग आवर लिखते हैं तो आवर हम लोग पूरा लिखते हैं, और इसको जब सिंबल में लिखते हैं तो स्मॉल h से डिनोट करते हैं, राइट। फिर अगर हम लोग मिनट्स की बात करें तो मिनट्स जब लिखते हैं तो मिनट को हम लोग MIN से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्मॉल m नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि स्मॉल m का मतलब मीटर होता है। तो हम लोग आवर, मिनट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टाइम को और भी अदर यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। अगर बात करें कन्वर्जन फैक्टर की, जो कि हमने ऑलरेडी पहले लेक्चर में कवर कर लिया है, फिर भी यहाँ पे एक बार जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, राइट। और उसी के साथ साथ जो हमारा 1 मिनट है, 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और साथ ही साथ अगर आपको आवर को चेंज करना हो सेकंड में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 60 × 60 दैट विल बी 3600 सेकेंड। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द कन्वर्जन फैक्टर। हाँ, इसका यूज़ कहाँ आता है, तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है कभी कभी हमें कन्वर्जन करना पड़े, तो ये फैक्टर्स आपको याद रखना है, करेक्ट। और डिवाइसेस की बात करें तो हम लोग टाइम को मेजर करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बहुत सारे डिवाइसेस पढ़े हैं, राइट। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, मॉडर्न टाइम में क्या होता है, तो हम लोग स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, हम लोग क्लॉक यूज़ करते हैं, हम लोग रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं, है ना। तो दीज आर द डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू मेजर द टाइम, राइट। So now we have understood all the things, that is distance, speed and time. Now let us understand a relation between all these three quantities. तो relation already हमने जब speed का फॉर्मूला लिखा तो वहाँ से relation already पता है, बट उस relation को याद रखने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको relation जो है वो परमानेंटली याद हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाए, ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं, यहाँ पे एक लाइन यहाँ से और एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ देखना, तो यहाँ पे हम लोग इस वाले में लिखते हैं D, यहाँ हम लोग लिखते हैं S और यहाँ लिखते हैं T, DST। अच्छा, D का मतलब क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, S का मतलब क्या है स्पीड और T का मतलब क्या है टाइम। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले रिलेशन की बात करें, जो कि हमें क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि डिस्टेंस का क्या रिलेशन आता है बाकी दोनों के साथ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ पे कैसे हम लोग इस डायग्राम से सारे फॉर्मूलेस डिराइव करेंगे। तो डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है तो हम लोग इस क्वांटिटी को छुपाएंगे, जो बचेगा वो अगर सामने सामने है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, करेक्ट। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। सेकेंड रिलेशन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सपोज हमें स्पीड का मेजरमेंट करना हो, तो स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट। अब देखो स्पीड को छुपाएंगे, डिस्टेंस और टाइम हमें दिख रहा है, जो बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये क्योंकि ऊपर नीचे है तो यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन का सिंबल लगा के हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में लिखेंगे टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, जो कि हमने स्पीड में जो ये फॉर्मूला लिखा था वही है। अगर हमें सपोज टाइम को मेजर करना है, इफ वी हैव टू मेजर द टाइम, तब टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो टाइम को छुपाएंगे और जो बाकी बच गए हैं यहाँ पे क्वांटिटीज उनको डिवाइड करेंगे, है ना, क्योंकि ये ऊपर नीचे है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये हो गया हमारे पास कुल मिला के 3 रिलेशंस जो कि हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बीच में आता है। अब ये 3 रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आप देखोगे तो ये जो 3 रिलेशंस हैं, है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेट, ओके, सो ये 3 रिलेशन, इसको हम लोग यहाँ पे बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये 3 रिलेशन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, राइट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दीज रिलेशन इन क्वेश्चन, राइट। अब इनके ऊपर फॉर्मुलेज, अब ये एक तरह से क्या है, ये फॉर्मुलेज हैं, इन फॉर्मुलेज को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का क्या आइडिया है उसको हम लोग समझते हैं, राइट। तो एवरेज स्पीड को समझने के लिए हम लोग एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं यहाँ पे। लेट अस से यहाँ पे जब हम लोग मोशन करते हैं, राइट, सपोज यहाँ पे कोई एक ऐसा सिचुएशन है, लेट्स से वी हैव अ सिचुएशन दैट, ओके, काम करते हैं यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेट पाथ। और हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसे हमें रेक्टिलिनियर मोशन का नाम देते हैं हम लोग, राइट। तो लेट अस से वी हैव एन ऑब्जेक्ट जो कि इस पॉइंट से क्या कर रहा है, मोशन करना शुरू करता है, करेक्ट। और वो मोशन कर रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, वो इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, राइट।
और जब ये ट्रैवल कर रहा था इस टाइम पे जो उसका स्पीड है, मान लेते हैं जो स्पीड है इनिशियली, मतलब पहले जो उसका स्पीड था वो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, दैट इज अराउंड 10 मीटर्स पर सेकेंड, करेक्ट। और फिर वो कहीं यहाँ पे आता है बीच में, यहाँ पे आने के बाद इस पॉइंट के बाद उसका स्पीड बदल जाता है, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद लेट्स से जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पहुंचा, द ऑब्जेक्ट इज नाउ हियर, और अब ऑब्जेक्ट जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो लेट्स से अब जो उसका स्पीड है यहाँ पे आने के बाद, अब उसका स्पीड यहाँ पे चेंज होके हो गया है लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड से अब ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, और इसके बाद फिर वो उसी टाइम उसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव किया, यहाँ से यहाँ फिर वो 15 मीटर पर सेकेंड से मूव किया, और लेट्स से उसको यहीं तक आना था, राइट। और सपोज करो हम लोग यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, let's say we consider that this distance from here to here is roughly let's say this distance is 20 meters, यहाँ पे ये 20 meters का distance है, और ये वाला जो distance है, ये वाला जो distance है यहाँ से यहाँ तक का, let's say this distance is around 30 meters। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकंड के लिए मूव 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किया है फॉर द 20 मीटर्स ऑफ द डिस्टेंस, एंड फिर द नेक्स्ट 30 मीटर्स इट हैज ट्रैवल्ड एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मोशन कैसा हो रहा है, सो ओवरऑल यहाँ पे जो मोशन है वो ऐसा है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से तो ट्रैवल नहीं किया है, उसका स्पीड अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे अगर वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो हमें अगर ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब पहुंचेगा, है ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, एंड दिस पॉइंट जब वो यहाँ पे पहुंच चुका होगा दैट इज पॉइंट सी। तो अब ए से सी जाने में उसको कुछ तो टाइम लगा होगा, राइट। लेकिन क्या है, यहाँ पे पूरे टाइम वो सेम स्पीड से तो ट्रैवल नहीं कर रहा है, यहाँ पे उसका स्पीड कम है, मान लेते हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा ज़्यादा था जिस वजह से यहाँ पे उसका स्पीड कम है, बट यहाँ पे ट्रैफिक कम है इसलिए उसका स्पीड बढ़ गया। तो अगर स्पीड कंटिन्यूसली यहाँ पे मोशन में चेंज हो रहा है, राइट, और फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाँ टोटल डिस्टेंस इसने इतना ट्रैवल किया और इतना टाइम लगा, तो वहाँ से जब हम लोग स्पीड कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, लेट्स से इसको कुछ तो टाइम लगा होगा, उस टाइम का वैल्यू हमें पता चल गया, हम लोग रिस्ट वॉच पहने हैं उससे हमने देख लिया कि हाँ कितना टाइम लगा जब स्टार्ट कर रहे थे जर्नी, तो जर्नी के स्टार्ट में हमने टाइम रिकॉर्ड किया, जर्नी खत्म करने के बाद हमने टाइम रिकॉर्ड किया। तो जर्नी अगर पूरी खत्म हो गई और हमने फिर देखा कि टोटल कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, तो वहाँ से हम लोग जब स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करके स्पीड निकालते हैं तो एक स्पीड की वैल्यू आती है, बट एक्चुअल में क्या वो स्पीड हर जगह पे सेम था, तो ऐसा तो नहीं है, हर जगह पे स्पीड सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो स्पीड उस टाइम पे नहीं होती है, वो एक एवरेज वैल्यू होती है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ एवरेज स्पीड, करेक्ट। तो एवरेज स्पीड का जो आइडिया है वो ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ने जब मोशन किया तो मोशन करने के दौरान उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, और उसको कितना टाइम लगा टोटल जर्नी में, है ना, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को यहाँ पे क्या करो, इन दोनों चीज़ों को अगर आप डिवाइड कर दो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल टाइम टेकन, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आती है ना, जो वैल्यू यहाँ पे आती है दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। व्हाट इज दैट, दिस वैल्यू इज एक्चुअली कॉल्ड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड इज द अमाउंट ऑफ लाइक इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन, यानी कि ऑब्जेक्ट को टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल, वो हम लोग पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओडोमीटर एंड विद द हेल्प ऑफ आवर रिस्ट वॉच और टाइम मेजरिंग थिंग, एनी डिवाइस दैट वी यूज टू मेजर द टाइम विद, सो वी विल मेजर द टोटल टाइम टेकन फॉर दैट टोटल डिस्टेंस। और जब इन दोनों का एक रेशियो फाइंड किया जाएगा, उस रेशियो का जो वैल्यू आता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एवरेज स्पीड। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में आप देखोगे तो यहाँ से जो SI यूनिट आएगी, एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा यहाँ पे बोल सकते हैं कि SI यूनिट ऑफ एवरेज
एवरेज स्पीड की जो ऐसा यूनिट होगी वो भी क्या होगी, तो जो स्पीड का होता है वही होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है, तो डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का होता है सेकंड, तो यहाँ से यूनिट क्या बन गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा मीटर पर सेकंड में ही आंसर निकले, अगर अदर यूनिट्स की बात करें तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, फीट पर सेकंड भी हो सकता है, यार्ड पर सेकंड हो सकता है, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, बट ऐसा यूनिट यहाँ पे फिक्स्ड है, दैट इज मीटर पर सेकंड। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज, जिसमें हमने देखा कि डिस्टेंस क्या है, फिर हमने स्पीड के बारे में समझा, राइट, स्पीड का फॉर्मूला देख लिया हमने, फिर हमने टाइम के बारे में समझ लिया जो कि ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर रखा है। अगर आपको टाइम के बारे में और डिटेल में समझना है तो आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा। फिर हमने ये देखा रिलेशन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको नहीं नोट किया तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हमने एक और फॉर्मूला देखा, दैट इज फॉर द एवरेज स्पीड, राइट। अभी हमने जितना भी डिस्कशन किया है, अब इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, करेक्ट। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसको, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आई होप आप सब लोगों ने इसको ट्राई जरूर किया होगा विद ऑनेस्टी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन क्या बोला गया, स्वातिज स्कूल इज 3.6 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस, इट टुक हर 15 मिनट टू रीच हर स्कूल राइडिंग ऑन हर बाइसिकल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाइसिकल इन मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, तो हम लोग एक बार जो क्वांटिटीज जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या दे रखा है हमें, तो द डिस्टेंस ऑफ स्वातिज स्कूल फ्रॉम हर हाउस इज 3.6 किलोमीटर। अच्छा, तो डिस्टेंस हमें बता दिया गया स्कूल से, मतलब घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3.6 किलोमीटर्स, ठीक है, ये किलोमीटर्स में है। और कितना टाइम लग रहा है स्वाति को अपने घर से स्कूल जाने में, सो टाइम टेकन बाय स्वाति इज 15 मिनट्स, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम लग रहा है। नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाइसिकल इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप सोच के देखो, अगर डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया है और टाइम हमें मिनट में दिया है, तो जब हम लोग स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का फॉर्मूला तो आप सब जानते हो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। एंड मेक श्योर जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसके भी पॉइंट्स मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें स्पीड पता चलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमें स्पीड चाहिए मीटर पर सेकेंड में, लेकिन डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और टाइम मिनट में है, तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर किलोमीटर पर मिनट में आ जाएगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले ही क्या करेंगे, डिस्टेंस और टाइम को उस क्वांटिटी में चेंज करेंगे जिस क्वांटिटी में, जिस यूनिट में आपको स्पीड का वैल्यू चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हमें पता है 3.6 किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो वैल्यूज कितनी आएंगी, तो वी नो दैट इन 1 किलोमीटर वी हैव 1000 मीटर, सो 3.6 किलोमीटर विल बी 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 1000, जिससे कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3600 मीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा 3600 मीटर के बराबर। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस को चेंज कर लिया। अब हम लोग टाइम को चेंज करते हैं, तो हमारे पास टाइम है 15 मिनट्स का। अच्छा, 15 मिनट को हमें चेंज करना है सेकेंड्स में, राइट, सेकेंड्स में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 15 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, तो 15 टाइम्स 60, तो 15 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी कमिंग अराउंड 900 सेकेंड्स। तो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई किया और हमें यहाँ पे पता चल गया, क्योंकि 15 टाइम्स 6 इज 90, एक जीरो और लगाएंगे तो 900 सेकेंड्स यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मीटर में आ चुका है और जो टाइम है वो सेकेंड में आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली इन वैल्यूज को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्टेंस दैट वी हैव मेजर्ड, दैट डिस्टेंस इज 3600 मीटर, 3600 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इज 900 सेकेंड्स, सो टाइम इज 900, सो 900 सेकेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो आप देख सकते हो 0 0 0 0 कैंसिल, 9 से 36 कैंसिल होगा 4 टाइम्स में। सो विदाउट डूइंग दिस कैंसलेशन, कट कुट कर किए बिना, सो दैट द आंसर लुक्स नीट एंड क्लीन, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो वैल्यू। सो 0 0 कैंसिल, 36 बाय 9 दैट विल बी 4 एंड यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड।
सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्वातिज बाइसिकल? सो स्वाति के बाइसिकल का स्पीड कितना है? तो दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो स्वाति किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर वो ट्रैवल करती है तो उसको अपने घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट में वो अपने घर से स्कूल पहुंच जाएगी। आई होप आप सबको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर है। Now moving on to the second question. Now again I want you to pause the video for 2 minutes or 3 minutes, whatever amount of time you need to solve the question. Give it a try by yourself and then we'll discuss the solution of it. Okay, so again with honesty you must have tried. आपने ट्राई जरूर किया होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार पहले रीड करते हैं। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट राघव इज गोइंग टू अ नेबरिंग सिटी। राघव जो है वो अपने बगल के सिटी में, शहर में जा रहा है एक बस में, जो कि किस स्पीड से मूव कर रही है। बस की स्पीड हमें दी गई है 50 किलोमीटर पर आवर और इफ इट टेक्स हिम 2 आवर्स टू रीच दैट सिटी, हाउ फार इज दैट सिटी? अगर उसको सिटी पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है तो हमें बताना है कि सिटी जो है वो कितने दूर है, यानी कि जहाँ पे भी राघव का घर होगा वहाँ से वो सिटी कितनी दूर होगी, हमें ये पता करना है। तो फिर से हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता चला कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन क्या क्या है, उसको हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता चला कि अच्छा हमें बस की स्पीड बता दी गई है। द स्पीड ऑफ द बस इज अराउंड 50, नॉट अराउंड, इट्स 50 किलोमीटर पर आवर। और साथ ही साथ हमें ये बताया गया कि राघव को सिटी पहुँचने में टाइम कितना लगता है? तो 2 आवर्स का टाइम लगता है, 2 घंटे का समय लग रहा है। तो अब देखो हमें क्या दिया गया, हमें स्पीड दे दिया गया, हमें टाइम दे दिया गया और हमें बताना है कि सिटी कितनी दूर है, राइट? तो सिटी अगर दूर है तो हमें डिस्टेंस निकालना है। हाउ फार का मतलब क्या होता है? फार का मतलब कितना दूर, यानी कि डिस्टेंस। तो अल्टीमेटली एक आइडिया लग रहा है हमें कि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन किस चीज़ का करना है? कैलकुलेशन हमें डिस्टेंस का करना है। अब हम लोग सिंपल सोचेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का रिलेशन इन दोनों के साथ क्या है। तो वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है। तो अब हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो भी स्पीड हमें दिया गया है और टाइम जो दिया गया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होते हैं, क्वेश्चंस में जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं होते। जैसे यहाँ पे स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर है और टाइम आवर में है, तो टाइम का यूनिट दोनों जगह पे सेम है ना। यहाँ पे भी आवर है, यहाँ पे भी आवर है, तब तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में जो टाइम है वो हो सकता है किसी और यूनिट में दिया रहे या स्पीड किसी और यूनिट में दिया रहे। तो उस केस में आपको करना क्या होता है कि पहले दोनों के यूनिट्स को सेम करना होता है, राइट? और तब जब आप कैलकुलेशन करोगे तब यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आसानी से भी होगा और साथ ही साथ यहाँ पे आंसर्स भी सही आएंगे। तो स्पीड की यूनिट यहाँ पे दी गई है हमें 50, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 50 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई आवर, करेक्ट? और यहाँ पे टाइम जो है वो 2 आवर्स है, तो 2 आवर्स यहाँ पे आ गया। तो आवर और आवर कैंसिल, यहाँ पे फिर से हम लोग कट कुट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। तो आवर आवर कैंसिल होगा, 50 इंटू 2 करेंगे, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 100। और यूनिट क्या बचेगा, तो किलोमीटर। और डिस्टेंस का आंसर यहाँ पे हमारे पास आ गया, द डिस्टेंस ऑफ द सिटी, यानी कि जो डिस्टेंस है, यानी कि जो सिटी है वो कितनी दूर है। सो दैट इज 100 किलोमीटर्स फार। तो यहाँ पे हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? सो द आंसर वी विल कंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ फार इज द सिटी। सो वी विल आंसर इट लाइक दिस, वी कैन से दैट therefore the city is 100 किलोमीटर फार। ठीक है, जो सिटी है वो 100 किलोमीटर दूर है, फार है। क्लियर है? सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। आई होप आप सबको यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्लियर है। नाउ लेट्स अगेन गिव अ ट्राई टू द थर्ड क्वेश्चन। पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes and try it, then we will discuss the solution of it. All right, so I hope आप सब लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। Now let us understand the question once and then we will try to solve it. So सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रही है। How much time will it take to cover a distance of 360 किलोमीटर? कितना समय इसको लगना चाहिए या कितना समय इसको लगेगा 360 किलोमीटर, यानी कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अब क्वेश्चन अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले हम लोग ये नोट डाउन करेंगे। तो इन द क्वेश्चन वी आर गिवन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट?
एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है और हमें ये बता दिया गया कि ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसे, तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है। अगेन यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस का यूनिट और स्पीड के यूनिट में जो ये वैल्यू है वो किलोमीटर में ही है, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे यूनिट को सेम रखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे गिवन लिख लिया। अब गिवन करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें टाइम पूछा गया है, तो टाइम पूछा गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा गया हाउ मच टाइम इट विल टेक, विल इट टेक, तो टाइम पूछा गया है ना हमसे, तो हम लोग यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो वी नो दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो नाउ यू नो द डिस्टेंस, यू नो द स्पीड, लेट्स कैलकुलेट इट। तो डिस्टेंस का वैल्यू हमें दे रखा है 360 किलोमीटर, सो 360 किलोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर, और पर आवर को हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर जो है वो ऊपर चला जाएगा अल्टीमेटली। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, आपका फाइनल आंसर टाइम का आवर में ही आएगा। तो आप देख सकते हो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 60 में और 90 में जो जीरोज हैं वो खत्म होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 36 और 9 को आप डिवाइड करोगे, सो 36 डिवाइडेड बाय 9 विल बी 4, और आंसर क्या आएगा हमारा, तो आवर में आएगा। यानी कि टाइम कितना लगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, सॉरी ट्रेन को मूव करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो टाइम टेकन इज 4 आवर्स, राइट। अब यहाँ पे कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पे हमारे आंसर को कंक्लूड कैसे करने वाले हैं, तो आंसर को कंक्लूड करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा द टाइम टेकन by the train will be 4 hours, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन विल बी 4 hours, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कंक्लूड करते हुए हम लोग अपना फाइनल आंसर प्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपने लेक्चर का, फोर्थ क्वेश्चन। इसको आप ट्राई कीजिए, एक बार पॉज कीजिए वीडियो को, सब लोग 2 मिनट के लिए ट्राई करेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। ऑलराइट, सो आई होप आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब हम लोग एक बार आंसर्स को देखते हैं और आप अपने सॉल्यूशंस को मैच कीजिएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, it departs from station A at 8 am and arrives at station B at 11:30 am. Calculate the distance between the two stations. अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और वो स्टेशन ए से जब वो डिपार्ट होती है, यानी कि जब स्टेशन ए से, एक स्टेशन से जब ट्रेन खुलती है, उस टाइम पे वो टाइम हो रहा है 8 बज रहा है, सुबह का 8 बज रहा है, और जब वो स्टेशन बी पहुंचती है, जब वो दूसरे स्टेशन पहुंचती है, तब यहाँ पे टाइम हो जाता है 11:30 बजे, 11:30 सुबह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस उन दोनों स्टेशन के बीच में होगा। तो यहाँ पे हमें टाइम डायरेक्ट ना देके हमें यहाँ पे 2 अलग अलग टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, और उन टाइम स्टैम्प्स को यूज करके हमें बताना है कि कितना ड्यूरेशन यहाँ पे दोनों के बीच में है, ठीक है। टाइम निकालना है तो ड्यूरेशन पता करना पड़ेगा, ड्यूरेशन कितना है, तो यहाँ पे ये एक इवेंट हो रहा है डिपार्चर का, और एक इवेंट हो रहा है अराइवल का। उन दोनों इवेंट्स के बीच में टाइम ड्यूरेशन कितना है वो हमारे टाइम का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन में तो हमें एक चीज डायरेक्ट दी गई है, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर्स पर आवर। नाउ इंस्टेड ऑफ गिविंग द डायरेक्ट टाइम वी आर गिवन द ड्यूरेशंस लाइक द 2 टाइम स्टैम्प्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डिपार्चर टाइम, व्हाट इज द डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम यहाँ पे हमें दिया गया है 8 बज के, मतलब सुबह का 8 बज रहा है, और अराइवल टाइम यहाँ पे स्टेशन बी पे पहुंचने का उसका टाइम हमें बताया गया, अराइवल टाइम दैट इज 11:30 AM। अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा ट्रेन को ए से बी पहुंचने में। सो टाइम विल बी व्हाट, टाइम विल बी द ड्यूरेशन बिटवीन द 2 टाइम इंटरवल्स, बिटवीन दीज 2 इवेंट्स। तो 11:30 और 8 इनके बीच में कितने का ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 11:30 में से अगर आप 8 बजे को माइनस करते हो तो 30 तो पूरा पूरा यहाँ पे आने वाला है। अच्छा, 11 में से 8 जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आवर्स कितने हो गए, 3 आवर्स। तो टाइम कितना लगा,
टाइम कितना लगा ट्रेन को ए से बी पहुंचने में, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच फ्रॉम ए टू बी इज 3 hours and 30 minutes, करेक्ट। ओके, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आप देखोगे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और हमारा जो टाइम आ रहा है वो आवर और मिनट के दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, काम करते हैं। क्वेश्चन में जो टाइम हमने यहाँ पे फाइंड किया 3 hours 30 minutes, इसको हम लोग चेंज करते हैं आवर्स में। तो 3 hour तो ऑलरेडी यहाँ पे सेम ही रहेगा, बट आपको यहाँ पे 30 मिनट जो एक्स्ट्रा है आपके पास, 30 मिनट्स को आवर में चेंज करना है, तो हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे। सो 30 को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 1/2, और 1/2 को हम लोग यहाँ पे डेसिमल में 0.5 आवर लिख सकते हैं। तो यानी कि टोटल टाइम कितना लगा ट्रेन को ए से बी पहुँचने में, तो 3.5 आवर्स का टोटल टाइम लगा है। 3.5 आवर्स, 3.5 घंटे का समय लगा है। तो अब हमारे पास सारे वैल्यूज आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। नाउ वी नो दैट द स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है वो हमारे पास 3.5 आवर्स का टाइम है, 3.5, सो 3.5 आवर्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 90 और 3.5 को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डेसिमल हटा के 0 0 कैंसिल कर दो, 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 9 into 5 होगा, 9 times 5 is 45, कैरी विल बी 4, 9 times 3 is 27, 27 plus 4 is going to be 31, so we have got 315 kilometers of distance। तो दोनों स्टेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 315 किलोमीटर। आई होप आप सबका आंसर सेम आया है, right? So now how you are going to conclude the answer? So we can simply say that therefore the distance between the two stations is 315 kilometer, and that's how we will conclude our final answer, right? Okay, so I hope आप सबको यहाँ पे solution clear हो गया है। Now this is the solution for the fourth question. Now let's see the last question of the session, that is the fifth question, and I want all of you to try it out. Give it a try. Take a pause of 2 minutes and give it a try. So question is saying that a train travels first 30 km at a speed of 30 km per hour and the next 30 km at a speed of 60 km per hour. Find the total distance traveled by the train, total time taken by the train to cover the distance, and then we have to find the average speed as well in kilometer per hour. So you know that average speed का formula क्या होता है, total distance traveled by total time taken। तो वो हमारा कैलकुलेशन फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा, और फिर उन्हीं दोनों को डिवाइड करके हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी मिलने वाला है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे अब क्लैरिटी तो आ गया है कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के सॉल्वेशन में यहाँ पे आपको पता करना है कि टोटल कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि जो ट्रेन है वो पहले 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है और फिर बाद में फिर से वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल कर लिया होगा, तो 30 + 30। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू 30 + 30, 30 + 30 किलोमीटर्स, दैट इज गिविंग अस 60 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस आ चुका है, राइट। सो 60 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट में हमें बताया गया कि टोटल टाइम कितना लगा है। अच्छा, टोटल टाइम निकालना है अगर हमें, तो यहाँ पे आप देखो दोनों को अलग अलग ब्रेक करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया कि पहले 30 किलोमीटर में उसका स्पीड इतना है 30 किलोमीटर पर आवर, और फिर अगले 30 किलोमीटर में उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो दोनों का टाइम कैलकुलेशन हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करते हैं फॉर फर्स्ट टाइम फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर, टाइम फॉर फर्स्ट 30 किलोमीटर। तो टाइम कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है ट्रेन 30 किलोमीटर का, और कितना टाइम लग रहा है, सॉरी कितना स्पीड है उसका, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आप देखोगे 30 30 कैंसिल 1 टाइम्स,
kilometer will get cancelled and we will getting the time for first 30 kilometer which is 1 hour. तो पहले 30 किलोमीटर में वो अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसको 1 घंटे का समय लगेगा. नाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम फॉर द नेक्स्ट 30 किलोमीटर. अगले 30 किलोमीटर में उसका स्पीड हमें पता है 60 किलोमीटर पर आवर हो चुका है, लेकिन डिस्टेंस तो वो 30 किलोमीटर का ही ट्रैवल कर रहा है. तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड गिव्स द टाइम. सो डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर्स and the speed is 60 kilometer per hour. So from here if you calculate kilometer will get cancelled. 30 by 60 0 cancel करोगे आप 3 by 6 which is 1 by 2. 1 by 2 का मतलब 0.5 and टाइम का यूनिट क्या होगा? आवर. तो पहले 30 किलोमीटर में उसको टाइम लगा 1 घंटे का, अगले 30 किलोमीटर में उसको टाइम लगा 0.5 आवर का, यानी कि आधे घंटे का. सो व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन? सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टोटल टाइम टेकन विल बी 1 plus 0.5. सो टोटल टाइम टेकन is equals to 1 plus 0.5 which will be 1.5 hours. Okay, this will be 1.5 hours. अब हमारे पास टोटल टाइम आ चुका है, यानी कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन कर दिया. अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं. तो हमें एवरेज स्पीड पूछा गया है. Now we all know that the average speed is equal to what? Average speed का जो फॉर्मूला होता है वो होता है total distance traveled by total time taken. Total distance divided by total time. अब हमने दोनों का कैलकुलेशन फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में कर लिया है. तो टोटल डिस्टेंस हमने कितना फाइंड किया था? 60 किलोमीटर, राइट? 60 किलोमीटर. और हमने टोटल टाइम कितना फाइंड किया? टोटल टाइम इज 1.5 आवर. तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 1.5 आवर से. अब आप देखोगे यहाँ पे कैंसिलेशन करने पे इसको अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल को रिमूव करें तो ऊपर हमारे पास एक जीरो और आ जाएगा 600/15 एंड यूनिट यहाँ पे क्या होने वाला है? किलोमीटर पर आवर. सो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, वी नो दैट 15 times 4 is 60. So 4 and 0. So 40 kilometer per hour is the average speed of the train. Okay, so average speed of the train is what? Average speed of the train is 40 kilometer per hour, isn't it? I hope आप सबको यहाँ पे solution clear है. So with this we have completed the fifth question as well. So fifth question में 3 parts थे, तो तीनों पार्ट को हम लोग एक एक करके सॉल्व किया. सबसे पहले हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 60 किलोमीटर. फिर हमने टोटल टाइम निकाला जिसमें हमने पहले 30 किलोमीटर का टाइम निकाला, वो 1 आवर आया. फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर का टाइम 0.5 आवर आया. फिर टोटल टाइम निकालने के लिए हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल टाइम हमारे पास 1.5 आवर आ चुका है. और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे फाइनली जो आपका फाइनल आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन का, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर. सो दैट इज द फाइनल क्वेश्चन. तो हमने अपने फाइनल क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया? सो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, और फिर हमने एवरेज स्पीड का भी डिस्कशन किया, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम है उनके बीच में क्या रिलेशन आता है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मेजर पोर्शन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी गोइंग टू द थर्ड लेक्चर, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने टाइप्स ऑफ मोशन के, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करेंगे. एंड विद दिस वी विल कंप्लीट द चैप्टर एंड वी विल मूव ऑन to the next chapter in the upcoming lectures. So अगर आप चाहते हो कि आप NCERT की क्वेश्चंस, आपके पास अगर NCERT की बुक है या फिर आप कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हो तो उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो. ठीक है, आज के लेक्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे. So I hope you all have made a proper notes. Just revise it once and then go to solve the questions from your textbook. Okay, if you get any doubts, please put it in the comment section. We'll address it, and if it is very much needed to be discussed, we will take it in the upcoming classes as well. So that's all from the session everyone. Thank you so much for being till the end. If you find this session interesting and useful, अगर आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा है और यूजफुल लगा है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाओ, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और भी अमेजिंग कंटेंट्स आपके लिए लाने के लिए. So if you are new to the channel, make sure you subscribe it so that जो भी lectures हम लोग आपके लिए अपलोड कर रहे हैं उसके notifications आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. Okay, so see you all in the next lecture. Thank you so much for being till the end. Take very good care of yourself and have a wonderful day ahead. Bye everyone. See you all in the next class.